Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about your most awaited movie called John Wick. एक्शन लवर्स के लिए ये मूवी तो मानो किसी आई कैंडी ट्रीट से कम नहीं है और साथ ही इस मूवी की स्टार कास्ट ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए, जिसमें खुद है कीनू रीवे। ये कहानी एक ऐसे इंसान पर बेस्ड है जिसे अपनी चीजों, अपनी यादों और साथ ही अपने आसपास रहने वालों से काफी ज्यादा प्यार है और अगर उन्हें किसी ने भी टच या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो भैया उसकी तो फिर खैर नहीं। और जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम इस कहानी के ही लीड कैरेक्टर यानी कि जॉन विक को काफी बुरी हालत में कार से उतरता देख पाते हैं। ऐसा लग रहा हो मानो कि उसकी किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करी हो और तभी जॉन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और अपनी वाइफ को देखता है। अब जॉन के साथ ऐसा कब और किसने क्यों किया यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा, जिसके बाद में कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में और हम जॉन को उसकी वाइफ के साथ देख पाते हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में होती है, मगर जिंदगी की ये जंग उसकी वाइफ हार जाती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उसी के फ्यूनरल में। जॉन अपनी वाइफ की डेथ से काफी ज्यादा अपसेट हो चुका है। काफी देर इंतजार करने के बाद में जब बाकी सारे दोस्त वहां से उसके निकल जाते हैं तो वहीं पर जॉन से मिलने के लिए मार्कस आता है, जो कि किसी वक्त उसका दोस्त हुआ करता था। वो उससे कहता है कि उसे हेलन के लिए काफी दुख है। हेलन यानी कि जॉन की वाइफ। मार्कस बताता है कि जिंदगी में वैसे तुमने काफी सारे बड़े काम किए, कई सारी मुसीबतों का सामना करना है, मगर इस बार अब तुम्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत वापस अगेन स्टार्ट से करनी होगी। इस बातचीत के बाद में जॉन विक अपने घर पहुंचता है। तभी जॉन का डोरबेल बजता है और कोई उसके लिए कुरियर लेकर आया होता है। जॉन उस कुरियर को लेकर अपने घर में आ जाता है और यहीं पर जॉन को पता चलता है कि ये कुरियर किसी और ने नहीं, मरने से पहले खुद उसकी वाइफ हेलन ने ही भेजा होता है। उसके सामने एक बड़ा सा डब्बा और एक लेटर होता है। जॉन जब इस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है कि मुझे पता है जॉन कि तुम इस वक्त कितने अकेले हो चुके हो। मैं इस बात को जानती थी कि मेरे पास में अब ज्यादा समय नहीं है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बिना तुम बिल्कुल टूट से जाओगे, इसलिए मैंने अपनी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें एक नया साथी दिया है, जो कि उस बॉक्स में रखा था एक छोटा सा प्यारा सा पपी। और उसमें यह भी लिखा होता है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों ही आगे चलकर एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखोगे। हेलन ने इस पपी को नाम दिया होता है डेजी। इस लेटर को पढ़कर जॉन काफी ज्यादा सेंटी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतता जाता है और यहीं पर हम जॉन और साथ ही डेजी की एक अच्छी खासी केमिस्ट्री को देख पाते हैं। एक दिन जॉन अपने चमचमाती ब्लैक कार को लेकर पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पर 2 गुंडे खड़े होते हैं और वो जॉन से आकर बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि हमें तेरी कार पसंद आई, क्या हमको बेचेगा? लेकिन जॉन भी रूडली जवाब देता और कहता है कि ये कार बेचने के लिए नहीं है, तेरा काम कर। इस बंदे का नाम होता है लोसेफ। अपनी बेइज्जती को देखकर लोसेफ जॉन पर हाथ आजमाइश करना चाहता था, लेकिन तभी लोसेफ का फ्रेंड आ जाता है और इन दोनों को ही लड़ने से रोक लेता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जब जॉन अपने घर में आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे डेजी के भौंकने की आवाज आती है। तो जैसे ही जॉन नीचे पहुंचता है तो पता चलता है कि वही सुबह वाले दोनों गुंडे उसकी गाड़ी चुराने के लिए इस घर में आए और सबसे पहले तो वे एक बेसबॉल के डंडे से जॉन को काफी ज्यादा पीटते हैं। हालांकि जॉन इस वक्त इस कंडीशन में नहीं होता है कि अपने आप को प्रिपेयर रखकर उनसे लड़ पाए और ये दोनों ही गुंडे मौका पाकर जॉन की गाड़ी की चाबी तो लेकर जाते ही जाते हैं, मगर उससे पहले डेजी को भी जान से मार देते हैं। इस वक्त जॉन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो बेहोश हो चुका होता है। कुछ देर बाद में जब जॉन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने डेजी की लाश पाता है। उसे देखकर तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। सबसे पहले तो वो जाकर उसे जमीन में दफनाता है और यहीं पर हम जॉन की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा देख पाते हैं। जॉन इस बात को जानता था कि ये गुंडे कार चुरा कर लेकर तो गए, मगर कार की खरीद फरोख्त में किसी प्रोफेशनल से इनको हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए जॉन एक शख्स को जानता था जिसका नाम था ओरेलियो और वो उसके पास जाकर अपनी चोरी हुई गाड़ी की कहानी बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि जिन गुंडों ने इस गाड़ी को चुराया उन्होंने जाने से पहले मेरे कुत्ते को भी जान से मार दिया। साथ ही हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि ओरेलियो जॉन को काफी टाइम पहले से ही जानता था और उसे ये भी पता था कि जॉन किस खेत की मूली है। वो जॉन को बताता है कि मेरे पास लोसेफ आया था और उसने मुझे इस गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करने की बात कही। ओरेलियो को पता था कि ये गाड़ी जॉन की है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया था, मगर लोसेफ एक रशियन माफिया का बेटा था, इसीलिए वो उसे काफी बुरी तरीके से मार पीट कर वहां से चला जाता है। अब जॉन को अपना टारगेट पता चल चुका था कि उसे क्या करना है, मगर इस वक्त उसे एक दूसरी गाड़ी की नीड थी, इसीलिए वैसी ही कुछ दिखने वाली गाड़ी ओरेलियो उसे यूं ही दे देता है और कहता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी गाड़ी नहीं मिल जाती तब तक तुम इसे यूज कर सकते हो। जॉन के यहाँ से चले जाने के बाद में ओरेलियो के पास में वीगो का कॉल आता है, जो कि रशियन माफिया का हेड था और साथ ही लोसेफ का फादर। वो उसे कहता है कि तूने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया? तो ओरेलियो बताता है कि जिसकी गाड़ी तेरे बेटे ने चुराई है वो कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन विक था। ये सुनकर तो वीगो के हाथ पैर भी कांपने लगते हैं और वो फोन को वहीं काट देता है। जिसके बाद में नीचे आकर वीगो अपने बेटे लोसेफ को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तूने किसी की गाड़ी चुराई है? जवाब में लोसेफ भी कहता है कि हाँ, किसी की गाड़ी चुराई तो थी मैंने। तभी वीगो उसके पेट में खींच के मुक्का मारता है और कहता है कि जिसकी गाड़ी तूने चुराई थी क्या तुझे पता है कि वो कौन है? लेकिन लोसेफ को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि सिर्फ एक गाड़ी ही तो चुराई है,
है, आखिर कौन है जॉन विक और मेरा क्या उखाड़ लेगा। तभी वीगो उसे बताता है कि आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम में आते हैं और कातिलों को जो लोग मारते हैं उन्हें वूगी मैन कहा जाता है और वूगी मैन का जो शिकार करते हैं उसे लोग कहते हैं जॉन विक, जो कि तबाही का दूसरा नाम है। और तूने उसकी गाड़ी चुराई है। उसने न जाने दुनिया भर के कितने वूगी मैन का सफाया किया है। वो काफी टाइम तक तो पहले मेरे लिए काम किया करता था और उसे किसी को भी मारने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ पेंसिल से भी किसी की जान ले सकता है। एक वक्त था जब वो मेरे लिए काम कर रहा था, मगर तभी उसे किसी लड़की से इश्क हो गया और वो थी हेलेना। और हेलेना ने मरते वक्त उसे अपनी आखिरी निशानी दी थी, जिसे कि तूने जान से मार दिया और अब वो तेरे पीछे जरूर आएगा। लेकिन अब वीगो क्योंकि एक अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन था, तो वो अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। जिसके बाद में हम जॉन को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर के फर्श को तोड़ रहा होता है और उसके बाद में वो वहां से एक सूटकेस निकालता है जिसके अंदर काफी यूनिक गन्स और कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं। हालांकि इसी वक्त वीगो का कॉल भी जॉन को आता है और वो बताता है कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच जो भी हुआ उसे एक बच्चे की गलती समझ के माफ कर दो। लेकिन जॉन के सर पर तो खून सवार था, इसीलिए वो वीगो को बिना कुछ जवाब दिए फोन को वहीं पर काट देता है। इस बात से वीगो तो ये समझ गया था कि जॉन मेरे बेटे को जान से मारे बिना रुकेगा नहीं, इसलिए उसे ही खत्म करवाने के लिए वीगो उसके घर पर गुंडे भेज देता है। मगर जॉन तो खुद ही इतना बड़ा किलर था कि उसके सामने कौन ही टिक सकता था और फिर तो वो एक एक करके लोगों की लाशें बिछा देता है और फिर अपने ही कुछ आदमियों को फोन करके उनकी लाश को ठिकाने लगवा देता है, जिसमें वो हर एक लाश के बदले एक सोने का सिक्का देता है। अगले दिन वीगो मार्कस के पास पहुंचता है क्योंकि मार्कस भी जॉन की तरह ही एक वूगी मैन किलर था। लेकिन मार्कस इस काम को करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारा टंटा है, तुम ही संभालो। अगले दिन जॉन एक होटल में पहुंचता है जिसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल और इस होटल की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर दुनिया का हर सबसे बड़ा माफिया मौजूद था। अगर दोस्त भी एक छत के नीचे थे तो दुश्मन भी एक ही छत के नीचे थे। लेकिन सबसे गेम चेंजिंग बात तो ये थी कि कोई भी इस कॉन्टिनेंटल होटल में गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि ये बात इस होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ थी। खून खराबा, गोलीबारी, लूट मार और बदले जैसी चीजों की कॉन्टिनेंटल में कोई जगह नहीं थी और यही रीजन था कि अपने काम को पूरा करने के लिए जॉन यहाँ पर एक रूम बुक कर लेता है। वहीं पर एक लड़की उसे घूरती हुई आगे जाती है। इस लड़की का नाम होता है परकिंस। उस होटल में जॉन की मुलाकात विंस्टन से होती है जो कि इस होटल का मालिक था। विंस्टन उसे यहाँ पर देखकर हैरान होता है क्योंकि वो इस बात को जानता था कि जॉन ने आजकल कत्लेआम करने का काम छोड़ दिया है, मगर आज वो यहाँ पर आया, इसका मतलब जरूर कुछ राड़ा हुआ है। लेकिन तभी जॉन उसे बताता है कि इस बार ये मेरी आपसी दुश्मनी है, मैं इसे खुद ब खुद निपट लूंगा। हालांकि विंस्टन भी जॉन को पुराने टाइम से जानता था, इसलिए वो लोजेफ का पता बता देता है और कहता है कि लोजेफ तुम्हें टाउनबर्ग्स नाम के होटल में मिलेगा। जिसके बाद तो भाई साहब जॉन विक अपनी पूरी तैयारी करके सारे गन्स को लेकर सूट बूट पहनकर सीधा टाउन्सबर्ग होटल पहुंच जाता है। यहाँ पर क्लब में पहुंचते के साथ ही वो 5-6 जनों की तो यूं ही धुलाई कर देता है। उसे देखकर काफी सारे लोग गन लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर जॉन की फाइटिंग स्किल्स इस कदर थी कि वो अपने सामने आने वाले हर इंसान को पटक कर पेल देता है और अब देखते ही देखते यहाँ पर भी लाशों के ढेर बिछ जाते हैं। मगर इसी गोलीबारी के बीच लोजेफ वहां से जान बचाकर भाग जाता है। जब रात को जॉन अपने घर पर आता है तो उसे मारने के लिए परकिंस वहां पर आती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि वीगो ने जॉन की सुपारी परकिंस को दी होती है, लेकिन वो भी जॉन के सामने नहीं टिक पाती। उसके बाद तो जॉन उसे गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात बताओ जिससे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो परकिंस बताती है कि वीगो ने अपना सारा पैसा एक चर्च में छिपा रखा है और वो चर्च यहाँ से 18 मील की दूरी पर है। ये सुनते ही जॉन विक अपनी पूरी तैयारी के साथ उस चर्च में जाकर सबसे पहले तो वहाँ के लोगों की लाशों की ढेर बिछा देता है और जितना भी पैसा वीगो का वहां पर पड़ा होता है जो कि एक काला धन था, उसमें आग लगाकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि जॉन को इस बारे में पता था कि वीगो अपने पैसों से बहुत प्यार करता है और अगर उसके पैसों में आग लगेगी तो वो तो यहाँ पर जरूर आएगा। और सेम टू सेम ऐसा होता भी है। वीगो फटाफट से अपने पैसों की देखरेख करने के लिए यहाँ पर पहुंच ही जाता है। तभी जॉन उस पर मौका पाकर हमला करने की कोशिश करता है। वहां पर काफी सारी गोलीबारी होती है, लेकिन तभी एक तेज चलती कार की टक्कर जॉन से हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। आंख खुलने पर जॉन देख पाता है कि उसके सामने तो वीगो के लोग खड़े हैं और उन्होंने उसे बंदी बना लिया है। वीगो यहाँ जॉन से कहता है कि तुम्हारे अंदर आज भी वही पहले जैसी बात है, वही तेज गुस्सा, लड़ने की शानदार स्किल्स और आंखों में मौत का मंजर, मगर आज तुमने अपनी जिंदगी का सबसे गलत काम किया है। वो काम था मेरे पैसे जला देना। हालांकि पैसा जल गया, मुझे उसका कोई गम नहीं है, मगर उसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे जिनकी मदद से मैं अंडरवर्ल्ड माफिया के अंदर सबसे बड़ा माफिया बन सकता था। मगर अब तो तुमने उन सभी चीजों को जलाकर राख कर दिया है। मगर मैं इन सारी चीजों को भूलने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरे बेटे को भूलने के लिए तैयार हो जाओ तो। मगर जॉन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उन सभी चीजों को भुलाना मेरे लिए आसान नहीं है। इस बात पर वीगो को गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को कहकर जॉन को मरवाने की कोशिश करता है, मगर तभी हम देख पाते हैं कि वीगो के सभी लोगों पर कोई स्नैपिंग कर देता है और वो शख्स और कोई नहीं था बल्कि वो था जॉन का फ्रेंड मार्कस। फन फैक्ट, मार्कस स्पाइडरमैन 1 का मेन विलन था, यानी कि ग्रीन गॉब्लिन।
गॉब्लिन, जिसे कि अब हम स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने वाले हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर वीगो के सारे आदमियों को मारने के बाद में जब जॉन वीगो का पीछा करता है तो अपनी जान को खतरे में देखकर वीगो अपने बेटे की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि वीगो को लग रहा था कि इस वक्त अगर जॉन लोजेफ को मारने जाएगा तो वहां पर उसकी ऑलरेडी कड़ी सिक्योरिटी मौजूद है जो कि जॉन को देखते ही वहीं पर खत्म कर देगी। मगर उसका ये सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि अपनी वही धमाकेदार एंट्री जॉन विक वहां पर करके पहले तो सारे लोगों को मौत के घाट उतारता है और उसके बाद में लोफेस को भी ऊपर का रास्ता दिखा देता है। अब ये बात जल्दी ही वीगो तक पहुंच जाती है। वीगो को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो सबसे पहले जाकर तो मार्कस को पेल देता है और फिर वो जॉन को कॉल लगाकर ये बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं मगर मैंने मार्कस को बहुत ही तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले ली है। उसकी लाश तुम्हारे ही घर पर पड़ी है, चाहे तो जाकर चेक कर सकते हो। जैसे ही जॉन भागकर अपने घर में जाता है तो उसे मार्कस की वही लाश मिलती है। इस पर तो अब जॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मार्कस को जॉन से मार देने के बाद में वीगो इस बात को जानता था कि जॉन उसका पीछा जरूर करेगा, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारी बातें विंस्टन से कहां छुपी थी, क्योंकि वो तो खुद ही कॉन्टिनेंटल का हेड था और उसके इतने सारे सूत्रधार थे कि हर कोई आकर उसे कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन तो दे ही डालता था। अब विंस्टन जो कि जॉन का फ्रेंड होता है वो आकर जॉन को वीगो की लोकेशन के बारे में बता देता है। और फिर होती है इस मूवी की एक और वन ऑफ द बेस्ट फाइट, जहां पर जॉन वीगो को कुत्ते की तरह पटक पटक कर मारता है। वीगो से बचने की काफी कोशिश करता है मगर जॉन के सामने उसकी इस सारी मेहनत हवा होते नजर आती है और फाइनली जॉन उसे भी जान से मार डालता है। मगर इस लड़ाई में वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका था, इसलिए अपने जख्मों को भरने के लिए और साथ ही उसके गुंडों से छुपने के लिए वो पास ही के शेल्टर में चला जाता है। वहीं पर कुछ इंजेक्शंस पड़े होते हैं, इसलिए वो उनका यूज करके अपने आप को रिहील करने की कोशिश करता है। मगर तभी जॉन की नजर पास ही के एक डॉगी पर पड़ती है जो कि एक पिटबुल होता है और जॉन उस कुत्ते को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ जॉन विक का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।